जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टेक्निकल एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, चाहे आप डीआरडीओ की तैयारी करें या बीटीएससी मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हैं, या आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं सहायक लोको पायलट का, या आप मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 171 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है किसी 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, पूर्ण लोड पर आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है, बैक ईएमएफ का यहाँ पे मान कितना होगा। बैक ईएमएफ की बात किया जा रहा है जिसको हम ईबी से इंडिकेट करते हैं। तो ईबी का सूत्र होता है साथियों, ईबी बराबर होता है V माइनस आई ए इनटू आर ए, ये हमारा सूत्र होता है। भी का मान कितना दे दिया गया, 230 दे दिया गया। हम यहाँ पे नीचे 230 लिख देंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस उतार देंगे। आई ए का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, तो आई ए का मान यहाँ पर देखिए, आई ए मतलब कि आर्मेचर धारा 50 एम्पियर दिया गया, तो 50 एम्पियर हम लिख देंगे, इनटू है मतलब कि गुना होगा। आर ए का मान कितना दिया गया, 0.2 दिया गया, तो 50 गुने 0.2, तो ये आपका 5 दुना के 10, ये आपका हो जाएगा। और 230 माइनस 10 आप जब करेंगे तो 220 इसका आंसर आ जाएगा। और 220 जो यहाँ पे वोल्ट देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी संतुलित 3 फेज प्रणाली में लाइन धारा 20 एम्पियर तथा पावर फैक्टर 0.8 है, यदि लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो सक्रिय शक्ति मतलब कि एक्टिव पावर कितनी होगी। साथियों, एक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र होता है साथियों √3 गुणे VL गुणे IL होता है, IL गुणे कास थीटा, ये हमारा सूत्र होता है एक्टिव पावर का। √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 होता है। और यहाँ पे VL का मान दे दिया गया 415 वोल्ट, जो कि लाइन वोल्टेज को हम VL बोलते हैं। और IL का मान यहाँ पे 20 एम्पियर जो दिया गया है, ऊपर आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे 20 एम्पियर लाइन करंट का मान दे दिया गया है। तो हमको क्या करना है, केवल यहाँ पे सूत्र पे रखना है। तो सूत्र पे जब आप रखेंगे तो √3 का मान आप जब रखेंगे तो 1.732 गुने, और यहाँ पे 415 वोल्ट, तो 415 गुने, और यहाँ पे जो मान दिया गया IL का कितना दिया गया 20 एम्पियर, तो 415 गुणे यहाँ पे 20 हो जाएगा। और कास थीटा, तो कास थीटा का मान यहाँ पे 0.8 दिया गया है, तो गुने 0.8। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। तो जब इसको आप गुना करेंगे साथियों, गुना करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के माध्यम से गुना कर दिया हूँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 11.5 किलोवाट आएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। मोबाइल पे गुना करने में समय लगेगा, इसलिए मैंने पहले से कर रखा है ताकि बताने में ज़्यादा समय न लगे। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि थेवेनिन थ्योरम जो यहाँ पे प्रमेय है उसको यहाँ पे लेकर पूछा जा रहा है कि जो इसका यहाँ पे थ्योरम है उसके अंतर्गत लागू करने से पहले लोड प्रतिरोध के साथ क्या किया जाता है। तो जो थेवेनिन प्रमेय होता है उसमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कुछ किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट किया जाता है, मैं शॉर्ट सर्किट बोला था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थेवेनिन जो प्रमेय होता है इसमें वोल्टेज ज्ञात किया जाता है। तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो लोड होता है उसको पहले तो ओपन सर्किट किया जाता है, उसके बाद टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज मापा जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी जो मारेंगे ये करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कम कर दी जाए तथा वोल्टेज समान रखा जाए तो मुख्यतः कौन सी हानि बढ़ने की संभावना होती है।
तो इसमें साथियों होता है कोर सेचुरेशन, ध्यान रखिएगा कोर सेचुरेशन, और ये कोर सेचुरेशन के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है साथियों, समान वोल्टेज पर आवृत्ति जो होती है कम होती है, और कम होने से कोर फ्लक्स बढ़ता है, और इससे कोर सेचुरेशन और मैग्नेटिक करंट जो होता है बढ़ता है, और इसी को लेकर ये पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति कम होने से कोर फ्लक्स यहाँ पे बढ़ता है, तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पीएमएमसी यंत्र, पीएमएमसी जो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उससे संबंधित ये प्रश्न है कि नियंत्रक टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों किया जाता है स्प्रिंग के द्वारा, जिसको स्प्रेल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका दिया गया है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीएमएमसी होता है, ये जो यंत्र होता है, इसमें दो स्प्रेल स्प्रिंग्स नियंत्रण टार्क उत्पन्न होता है, तो ये करंट भी इन्हीं से कॉइल तक पहुंचता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी 50 हर्ट्ज आरएलसी परिपथ में रिजोनेंस होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर फैक्टर का मान 1 होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है। तो एक्सी जब होता है तो परिपथ में जो होगा प्रतिरोध जो होगा बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर का जो मान देखने को मिलेगा वो 1 देखने को मिलेगा। और यही चीज प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज आरएलसी परिपथ में रिजोनेंस होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि इसमें जो होता है एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है, तब पावर फैक्टर का मान यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड का सामान्य फॉरवर्ड बैरियर वोल्टेज लगभग कितना होता है। तो इसका होता है 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन पीएन डायोड का जो सामान्य फॉरवर्ड वोल्टेज होता है ये इसका मान इतना ही होता है, और ज़्यादातर इसका उपयोग जो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में, मानक जो होता है उसको यहाँ पे माना जाता है 0.7 वोल्ट। इसका इससे ज़्यादा नहीं होता है, इतना ही माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। ये याद करने वाली चीज़ें, रटने वाली चीज़ें, इसको आप रट लीजिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप बढ़ती है तो प्रारंभिक अवस्था में रोटर ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय ये भी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी साथियों क्योंकि रोटर ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो स्लिप के समानुपाती होती है, तभी तो स्लिप बढ़ेगा तो रोटर ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मेगर द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मापते समय परीक्षण सामान्यतः किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति से किया जाता है। तो ये हाई वोल्टेज डीसी होता है, हाई वोल्टेज डीसी, जो कि यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। हाई वोल्टेज डीसी कहने का मतलब 500 वोल्ट हो गया, 1000 यहाँ पे वोल्ट हो गया, और भी इससे ज़्यादा। तो ये जो है इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, जो कि जिससे लीकेज का यहाँ पे सही आकलन किया जाता है मेगर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी विद्युत संयंत्र में अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक तरह से आप इसी तरह समझ सकते हैं, कनेक्टिविटी मतलब एक तरह से फॉल्ट करंट को यहाँ पे सुरक्षित रूप से अर्थ तक पहुँचाने का काम होता है, और यदि ये कनेक्टिविटी यदि नहीं रहेगा मतलब कि नहीं पहुँचेगा, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थ कनेक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर फॉल्ट करंट को कम प्रतिरोध वाले सुरक्षित मार्ग से अर्थ तक पहुँचाने का काम करता है। और ये किस में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, तो आपने एमसीबी का नाम सुना होगा, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी का नाम सुना होगा, ये सब में आपको देखने को
मिलता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से अर्थ तक पहुँचाना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम है। पूर्ण लोड पर आर्मेचर धारा 40 एम्पियर है। मोटर का बैक ईएमएफ कितना होगा? वही सूत्र इस्तेमाल होगा साथियों, ईबी का मतलब बैक ईएमएफ का। तो यहाँ पे सूत्र हमारा होगा ईबी बराबर V माइनस आई ए इंटू आर ए, यही सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें दिया क्या गया है पहले ये देखिए, तो यहाँ पे आई ए और इंटू आर ए मतलब कि 40 गुने 0.5, तो ये तो आप ऐसे ही कर लीजिए, आई ए और यहाँ पे आर ए का मान यहाँ पे रख के या अलग से ही गुणा कर लीजिए। तो ये आपका 10 वोल्ट हो गया, कितना मैं यहाँ पे 10 वोल्ट ये आपका हो गया, और बचा है आपको 230 वोल्ट। तो ये आपका 230 माइनस 10 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 220 वोल्ट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा 220 वोल्ट। और ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको सूत्र यदि याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ मोटर की गति के अनुसार उत्पन्न जो होती है और सप्लाई वोल्टेज से जो आर्मेचर वोल्टेज होता है वो ड्रॉप घटाने पर प्राप्त होता है। तभी तो यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे कहेंगे घटाने पे प्राप्त होता है। और ये कितना 220 वोल्ट यहाँ पे प्राप्त हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल शॉर्टकट में बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस मूल सिद्धांत पे आधारित है? तो ये तो एनर्जी पे यहाँ पे होता है, किस यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखिए ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो केवीएल है उसका जो रूल है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो उसमें एक ही चीज़ कहा जाता है कि किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज का बीजीय यह जो योग होता है वो शून्य होता है, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका यही चीज़ पूछा जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम है, स्लिप कितनी होगी? तो स्लिप का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। पहले आप यहाँ पे सूत्र ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है स्लिप का NS बराबर 120 F अपान P होता है। अब 120 अपने जगह पे रहेगा तो 120 हम लिख देते हैं। F का मान यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया तो 120 गुने 50 हो जाएगा, और बटे P का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 4 पोल यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो ये कितना आएगा, ये 1500 आरपीएम आएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम आ जाएगा। ये आपका 12/60 ये हो गया, और ये भागे 4, ये 1500 ही आरपीएम आएगा। तो ये 1500 जो आरपीएम आपका आया है ये केवल आपका अभी NS का मान आया है। अब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि स्लिप जो कि यहाँ पे कितनी होगी, तो स्लिप का मान निकालिए। तो स्लिप का जब आप मान निकालेंगे तो इसका स्लिप का सूत्र क्या होता है, ये होता है NS माइनस N अपान NS गुने 100, ये हमारा सूत्र होता है। तो NS का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, तो अभी आया था साथियों 1500 आरपीएम। तो हम यहाँ पे 1500 लिखेंगे। N का मान यहाँ पे दिया गया 1440, तो 1500 माइनस 1440, ध्यान रखिएगा 1440 बटे NS यहाँ पे दिया गया, मतलब 1500 दोबारा हमको लिखना पड़ेगा, और गुने यहाँ पे है तो गुने यहाँ पे 100 दिया गया है। अब इसको करिए, देखिए कितना आता है। और तो ये आपका 1500 माइनस 1440 मतलब ये तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 1500 में 1440 आप माइनस करेंगे तो 60 ही आ गया। बचा 1500 यहाँ पे गुने 100। अब इसको देखिए कितना आएगा, परसेंटेज में आएगा ये आपका 4% आएगा, करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 4% आपका जो सही होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होती है? तो अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होगी, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे
कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसी शर्त पे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी जब कॉपर लॉस और जो कांस्टेंट लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, वो जब बराबर होगा। ये ध्यान रखिए, ये कई बार यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक सिलिकॉन डायोड जो कि फॉरवर्ड बायस में कार्य कर रहा है, यदि अप्लाइड वोल्टेज 0.4 वोल्ट है तो डायोड की स्थिति क्या होगी। तो ये साथियों ऑफ अवस्था में होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड भी यहाँ पे है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है साथियों, जो जंक्शन बैरियर होता है वो पूरी तरह से पार ही नहीं होता है, इसलिए धारा बहुत ही कम होगी। तो डायोड लगभग यहाँ पे ऑफ माना जाता है, क्योंकि लगभग में यहाँ पे धारा होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे लगभग ऑफ अवस्था में होगी। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े संतुलित स्टार संयोजन वाले लोड का प्रति फेज प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रेरकीय रिएक्टेंस 9 ओम है, लाइन धारा कितनी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, लाइन वोल्टेज यहाँ पे दे दिया गया है, जिसको हम VL से इंडिकेट करते हैं 415 वोल्ट, शुरुआत में ही देखिए। और आगे यहाँ पे R का मान जो दिया गया है वो 12 ओम दे दिया गया है, और यहाँ पे प्रेरकीय रिएक्टेंस दिया गया है। प्रेरकीय रिएक्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो एक्सल से इंडिकेट करते हैं। इसका मान यहाँ पे 9 ओम दिया गया है, R का मान हमने अभी बताया 12 ओम दिया गया है। तो आपको VL मिल गया, R मिल गया और यहाँ पे एक्सल मिल गया। अभी तीनों को सोचिए, इससे कोई सूत्र बनना है, बिल्कुल यहाँ पे सूत्र बनना है, VPH बराबर होता है VL अपान √3, ये होता है सूत्र। तो VL का मान कितना दिया गया है, 415 दिया गया है, बटे √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, भाग दीजिए कितना आएगा, 240 वोल्ट आएगा। ये आपका 240 वोल्ट आ गया। ये VPH का अभी हमने मान निकाला है। VPH मतलब यहाँ पे फेज वोल्टेज का अभी हमने मान निकाला है। अभी हमसे आगे क्वेश्चन में इम्पीडेंस का मान पूछा जा रहा है। तो इम्पीडेंस का सूत्र क्या होता है, इम्पीडेंस को हम IPH से इंडिकेट करते हैं। तो IPH बराबर सूत्र होता है VPH अपान Z, ये ध्यान रखिएगा। तो VPH का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 240 आया था, और 240 बटे Z का मान कितना दिया गया, तो यहाँ पे देखिए Z का मान इसमें यहाँ पे 15 दिया गया है। कितना दिया गया साथियों, 15 दिया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भागे 15 करेंगे, तो आप यहाँ पे भागे 15 कीजिए, तो 240 भागे 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 एम्पियर ही आएगा। ये 16 एम्पियर जो कि स्टार कनेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे जो यहाँ पे 16 एम्पियर दिया गया, हालांकि कोई यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया गया, 15 दिया गया, 20 दिया गया, तो हम 20 को सही मारेंगे। यदि प्रश्न में वास्तविक यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है विकल्प, तो हम ऊपर वाली संख्या को सही मारते हैं, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे B ऑप्शन, ये आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और Z का मान जो था, अभी हमने ऊपर जो इम्पीडेंस का मान निकाला था उसका है, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि इम्पीडेंस का जो सूत्र होता है Z बराबर, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, Z बराबर सूत्र होता है √R² प्लस XL²। तो जब इसको आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका R का मान दिया गया था यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस XL का मान यहाँ पे दिया गया है 9, तो जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका अंडर रूट में, तो ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए, तो ये आपका 225 हो जाएगा। तो √225 आपका हैगा। अब इसका अंडर रूट हटाएंगे जब आप, तो 15, तो यही Z का मान हमने डायरेक्ट रख दिया है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि IPH बराबर VPH अपान Z लिखकर Z की जगह आपने कैसे 15 लिख दिया, तो वही Z की जगह हमने यहाँ पे 15 लिखा था। क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वही यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो कि ट्रांसफ़र जो यहाँ पे प्रमेय उससे है कि उसके अनुसार किसी DC नेटवर्क में अधिकतम शक्ति मैक्सिमम पावर कब स्थानांतरित होती है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो ये जब होगा आर एल बराबर जब आर टी एच होगा, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है साथियों, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो प्रमेय उसके अनुसार लोड रेजिस्टेंस और जो थेवेनिन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जब ये बराबर होगा तब लोड को अधिकतम शक्ति ये प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक 500 केवीए 11 केवी और यहाँ पे 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर का वेक्टर समूह जो कि 11 है, इनमें एन का क्या दर्शाता है। तो एन का मतलब इसमें क्या है, तो एक तरह से एन जो होता है ये यहाँ पे न्यूट्रल को यहाँ पे दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, न्यूट्रल को। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। केवल यहाँ पे पूछा गया था कि एन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस निर्धारित किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, ये आपका ITI लेवल का क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कम वोल्टेज देकर रेटेड जो करंट होता है वो प्रभावित जब किया जाता है, तो इस समय आयरन लॉस जो होता है वो आपको एकदम नगण्य देखने को मिलता है। तो उस समय वाट मीटर जो रीडिंग होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट पर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 4 पोल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से बढ़ाकर 60 हर्ट्ज कर दिया जाए, पोलों की संख्या समान रहे, तो नई सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी। अब इसको यहाँ पर देखिए, सिंक्रोनस स्पीड पूछा जा रहा है, मतलब कि NS का पूछा जा रहा है। तो NS बराबर 120 F/P होता है। तो 120 यहाँ पे अपने जगह पर रहेगा। F का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान 50 न करके यहाँ पे 60 दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे, बटे 4 कर दीजिए। तो अब इसको कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1800 RPM। कितना आएगा साथियों, 1800 RPM आएगा। और 1800 ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।